हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की। हमने अभी तक बात की है कि मैकेनिज्म क्या होती है, किसकी, सिकलिंग की मैकेनिज्म क्या होती है। तो उसमें मतलब हमने ये कहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो आखिर किस प्रकार से जो पूरी एरिथ्रोसाइट है उसको सिकल कर देता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में चेंजेस होता है इस प्रकार से कि ग्लूटामेट वेलिन आ जाता है ग्लूटामेट की जगह पर। ठीक है। तो अब उसके आने की वजह से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बाइंड होने के लिए खुल जाते हैं, और जब बाइंड होने के लिए खुल जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर अडेयर होना यानी कि इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने से एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और फिर वो ही फाइब्रस जो लाइक स्ट्रक्चर है वो ही एक सिकल्स का शेप बना लेती है। इसे हम, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एरिथ्रोसाइट की शेप को बदल देती है और वो एरिथ्रोसाइट की बन जाती है सिकल्ड, और ये हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। यानी कि हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि हीमोग्लोबिन से किसे कैसे सिकल सेल एनीमिया होता है। अब हम जो ट्रेट्स होते हैं, सिकल सेल ट्रेट होते हैं यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती है, उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस किस प्रकार से होते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाई इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ वर्ल्ड, particularly among the black Africans, sickle cell trait heterozygous state with about 40% HPS provides resistance to malaria, which is a major cause of death in tropical areas. This is explained as follow. तो देखिए, जब ट्रॉपिकल कंडीशंस होती है तो वहां पर मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं, किसके, मलेरिया के पाए जाते हैं। मलेरिया मतलब ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं साउथ के, वो उनमें क्या है, ऑलमोस्ट सिकल सेल ट्रेट पाया जाता है। तो अब क्या होता है कि वो भाई मच्छर से मर जाते हैं। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है और उन्होंने मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंसी दर्शाई है। और वो किस प्रकार से दर्शाई है उसकी हम बात करते हैं। मलेरिया इज ए पैरासाइटिक डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इन अफ्रीका। अफ्रीका में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कम पाया जाता है। तो वाइवेक्स जो है वो इंडिया में मिलेगा, और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। तो द मलेरियल पैरासाइट स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन एरिथ्रोसाइट। मलेरिया की जो इसका जो होता है पैरासाइट होता है, उस पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो एरिथ्रोसाइट में ही कंप्लीट होती है। तो इंक्रीज लाइसिस ऑफ सिकल सेल्स, शॉर्टर लाइफ स्पेन ऑफ एरिथ्रोसाइट इंटरप्ट द पैरासाइटिक साइकिल। यानी कि जब ये जो एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ये धड़ाधड़ टूटते हैं, और धड़ाधड़ टूटते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वो फाल्सिपेरम है वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरी नहीं कर पाता है, वो अपने आप ही मर जाता है। तो वो आदमी को कहां से मारेगा। मोर रिसेंट स्टडी इंडिकेट द मलेरियल पैरासाइट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट, pH डाउन बाय 0.4. The lowered pH increases the sickling of erythrocyte to about 40% from the normal occurring 2%. Therefore, the entry of malarial parasite promotes sickling, leading to lysis of erythrocyte. Furthermore, the concentration of Kiples is low in sickle cell, which is unfavorable for the parasite to survive. तो अब होता क्या है कि जैसे ही मलेरियल पैरासाइट जो है खाया और वो अंदर गया, तो वो क्या करेगा कि जो पीएच है उसको डाउन कर देगा, किसकी को, एरिथ्राइस। जैसे 40% से वो 2% पर ला देता है। अब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। पीएच डाउन हुई है। पीएच डाउन क्यों डाउन हुई है, क्योंकि वो पैरासाइट आया है। तो पैरासाइट के आने से एरिथ्रोसाइट की पीएच डाउन हुई है, और डाउन होने से एरिथ्रोसाइट टूटी है। और टूटने के बाद में क्या होगा कि जो पोटेशियम जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई है, और जो कि हाई हुई है वो जो हाई कंडीशन होती है उसमें इसका जो पैरासाइट है वो जिंदा नहीं रह पाता है और वो खुद मर जाता है। सिकल सेल trait appear to be an adaptation for the survival of individual in malarial infested regions. Unfortunately, homozygous individuals, the patients of sickle cell anemia, much less frequent than the trait, cannot live beyond peace.
तो 20 साल से ज्यादा जो सिकल सेल ट्रेट वाले हैं वो तो भाई साहब जिंदे होते हैं, और वो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, उनको तो फायदे भी हो गया है मलेरिया की वजह, मलेरिया से नहीं मरते हैं वो। लेकिन अब जो होमोजाइगस कंडीशन वाले होते हैं तो भाई वो तो 20 साल से पहले ही मर जाते हैं। तो ये उन्होंने फाइबर किस प्रकार से एग्रीगेट होते हैं वो बताया है। अब हम क्या है, हम डायग्नोसिस की ओर बात कर लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है सिकल सेल एनीमिया का। तो इसके लिए टेस्ट होता है जिसका नाम है सिकलिंग टेस्ट। दिस इज ए सिंपल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम डाइथायोनाइट सिकल्ड एरिथ्रोसाइट कैन बी डिटेक्टेड अंडर माइक्रोस्कोप। तो सिकलिंग टेस्ट किस प्रकार से, जैसे हम रिएजेंट्स स्टेनिंग के लिए लेते हैं तो उसमें सोडियम थायोनाइट ले लेते हैं और इसकी डायरेक्ट स्टडी स्लाइड पर कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो इसे तो हम कहते हैं सिकलिंग टेस्ट। अब अगला एक और मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। When subjected to electrophoresis in alkaline media pH 8.6, sickle cell hemoglobin HbS moves slowly towards anode positive electrode than does adult hemoglobin. The slow mobility of HbS is due to less negative charge caused by the absence of glutamate residue that carry negative charge. In case of sickle cell trait, the fast moving HbS and slow moving HbS are observed. The electrophoresis of hemoglobin obtained from large erythrocyte can be routinely used for the diagnosis of sickle cell anemia and sickle cell trait. तो देखिए अब होता क्या है, जो होमोजाइगस वाले होते हैं वो ज्यादा ही स्लो चलते हैं और जो ट्रेट वाले होते हैं वो थोड़े फास्ट चलते हैं, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, वो ज्यादा फास्ट चलते हैं। अब क्योंकि ग्लूटामेट वैल्यू में चेंज हो गया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये कैथोड एनोड का ही खेल होता है। तो इस जो रेस की वजह से हम पहचान लेते हैं कि इनके जो अंदर हीमोग्लोबिन सिकल सेल है या नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने आपसे बात कर ली है कि इसको टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट हैं, सिकलिंग टेस्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। सिंपल टेस्ट में कोई ज्यादा बारी बात नहीं है, आप आसानी से समझ गए हैं। मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम साइनेट इनहिबिट्स सिकलिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट। अब क्या है देखिए, मैनेजमेंट यानी कि भाई हम भी तो कुछ करें, अब ऐसे मरने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे। तो क्या है, सोडियम साइनेट जो होता है इन्होंने डिस्कवर किया है और वो क्या करता है, सिकलिंग जो है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। साइनेट इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ O2 टू HbS। अब इससे क्या है, एफिनिटी बढ़ जाएगी एंड लोअर्स द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी HB। अब डीऑक्सी HB की वजह से समस्या आ रही है उसको कम कर देगा और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है उसको ज्यादा बढ़ा देगा। हाउएवर इट कॉजेस सर्टेन साइड इफेक्ट लाइक पेरिफेरल नर्व डैमेज। इससे भाई अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ इफेक्ट नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो भी होगा। इन पेशेंट विद सीवियर एनीमिया रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। तो क्या है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। पहला तो ये है कि उनको सोडियम साइनेट का डोज दिया जाएगा, दूसरा पेशेंट है उनके लिए क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। दिस में रिजल्ट इन आयरन ओवरलोड और सिरोसिस ऑफ लीवर। इससे भी उससे अगर पेरिफेरल नर्व डैमेज हो रहा है तो इससे जो है सिरोसिस भी हो रहा है और आयरन ज्यादा हो रहा है। तो अब रिप्लेसमेंट ऑफ HbS विद अदर फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन हैज बीन ट्राइड। फीटल हीमोग्लोबिन HbF रिड्यूसेस सिकलिंग सिकल सेल डिजीज अवेट्स जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये तीन प्रयास हैं इसके लिए कि सोडियम साइनेट वाला और ट्रांसफ्यूजन वाला और जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इनके द्वारा जो है सिकलिंग को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा, हीमोग्लोबिन पैथी के बारे में पढ़ा। आगे हम आपसे बात करेंगे हीमोग्लोबिन C डिजीज, हीमोग्लोबिन D के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।